हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द 5 मेजर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। कुछ 5 रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, उनसे रिलेटेड सिम्टम्स जानेंगे और उनसे रिलेटेड हम ट्रिगर पॉइंट्स की किन किन चीजों से उन पे अफेक्ट पड़ता है वो सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमजेडओ 003 से रिलेटेड है, तो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय नेम इज स्मृति देवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें बताई गई है अस्थमा। अस्थमा के बारे में आप बता सकते हैं, आप सभी जानते हैं ये हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है अस्थमा। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको सीओपीडी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड कंडीशन न्यूमोनिया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके होंगे। फोर्थ कंडीशन है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा फिर हम जानेंगे लंग कैंसर के बारे में। आप लंग कैंसर जो हमारे लंग्स में कैंसर होता है उसकी क्या कंडीशन है, तो ये भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो जानते हैं। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट अस्थमा से। अस्थमा के बारे में बताया गया है अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जहां पर एयरवेज जो होते हैं वो आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। जैसे सूजन होती है, सूजन होने के बाद जो आपके एयर वेज हैं, एयर की जो पाइप्स हैं लाइक हमारी बॉडी में, वो आपके इन्फ्लेम होने की वजह से नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से लीडिंग टू डिफिकल्टी ब्रीदिंग, जिसकी वजह से ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन है अस्थमा की। अस्थमा में जो एयरवेज हैं हमारे वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से नैरो हो जाते हैं और उसी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलती है। इसके कुछ सिम्टम्स है जैसे विजिंग, कुछ आवाज वाली आवाज के साथ जब सांसें चल रही होती हैं उसको विजिंग बोला गया है। कफिंग, यानी कि आपको कफ की प्रॉब्लम होने लग जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी सांसें जो है ना शॉर्ट होने का मतलब ये है जितनी सांसें आपकी छोटी होंगी उतनी जल्दी जल्दी आप सांसें लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जल्दी जल्दी सांसें आना, ये आपका अस्थमा का, आपने देखा होगा अस्थमा के मरीजों को वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहे होते हैं, तो ये भी कंडीशन है इसकी अस्थमा की। और ये सिम्टम है कि वो जल्दी जल्दी अगर सांसें ले रहे हो तो चांसेस है कि उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो। इसके अलावा चेस्ट टाइटनेस, उसकी छाती में जो है ना चेस्ट में एक टाइटनेस फील होगी उसको। इसका ट्रिगर्स क्या है जो इसको ट्रिगर करते हैं या और इसको बढ़ावा देते हैं, तो एलर्जीज वगैरह का होना। एक्सरसाइज करता है, अगर एक इंसान जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो जो पहले ही उसकी ब्रीदिंग जो है बहुत शॉर्ट है और एक्सरसाइज करने की वजह से और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी, तो बहुत जल्दी हाफने लगेगा वो, कोल्ड एयर की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन होता है, उसके लंग में कोई इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकियल्स में कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी जो है उसका जैसे ब्लड प्रेशर जो उसका हाई लो हो सकता है और उसकी वजह से उसकी जो अस्थमा की जो जो जिनको अस्थमा है उनको जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है एक तरह से वो वर्क करना छोड़ भी सकते हैं और उनकी कंडीशन बहुत खराब भी हो सकती है। तो ये कंडीशन है अस्थमा की, जिसमें आपने देखा कि ये क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें एयरवेज जो होते हैं वो आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता उसका नैरो हो जाता है और इसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। इसके सिम्टम्स है वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट टाइटनेस। और इसके ट्रिगर्स पॉइंट है एलर्जेंस होना, एक्सरसाइज करना, कोल्ड एयर का जो इनटेक करना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का होना और उसके अलावा स्ट्रेस। तो नेक्स्ट जानते हैं हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में, जिसको हम सीओपीडी के नाम से भी जानते हैं। तो जो सीओपीडी है ये एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, प्राइमरीली इंक्लूडिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसमें आते हैं एंड एम्फीजीमा। तो ये दो चीजें ये याद रखिएगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीजीमा दैट कॉज एयर फ्लो ब्लॉकेज। तो इसमें आपको देखने को मिलता है जो ये आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में जो मेनली जो ये होता है, तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एयर फ्लो ब्लॉकेज हो जाता है, बिल्कुल से बंद हो जाता है, एयर फ्लो नहीं हो पाता रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें। और इसके सिम्टम्स है परसिस्टेंट कफ, लगातार कफ का बना रहना, विजिंग का होना, यानी कि जब वो सांसें ले रहा होगा तो बहुत आवाज के साथ घरघराहट की आवाजें आ रही होंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ जो है काफी छोटे हो जाती है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी हाफ हाफ कर जो है सांसें ले रहा होता है। और म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलता है उसकी बॉडी में जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से कुछ ऑर्गन्स में जो है जहां पर एयर फ्लो ब्लॉकेज हो रहा है वहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके कॉज है मेनली स्मोकिंग की वजह से ये अभी होता है। और इसके अलावा है जो है बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेटिंग गैसेज, और ज्यादातर जो अगर लगातार एक कोई इरिटेटिंग गैसेज के कांटेक्ट में है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में जो गैसेज हैं इरिटेटिंग गैसेज हो सकती हैं, तो उनके कांटेक्ट में है या वहां पर वर्किंग में है, तो उन लोगों को बहुत चांसेस हैं इस तरह की रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड जो है कंडीशन देखने
के, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर या कुछ पार्टिकुलेट मैटर हो जाता है ना, कोई इंसान किसी चीज से एलर्जेंस होता है, किसी को एलर्जी होती है, जैसे किसी को धुएं से है, किसी को धूल मिट्टी से है, तो ये भी रीजन हो सकता है। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं तो उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है सेकंड कंडीशन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये पल्मोनरी है यानी कि ये उसके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। थर्ड कंडीशन देखिए निमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी निमोनिया, आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको जो है निमोनिया की शिकायत है, तो उसमें होता क्या है एक्चुअली निमोनिया में जो है वो कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है, लेकिन इसमें होता क्या है, क्या रीजन होता है, किसको हम निमोनिया बोलते हैं जानते हैं। एन इन्फेक्शन दैट एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स एन तो निमोनिया के बारे में बताया गया है एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक इन वन और बोथ लंग। तो ये एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे दोनों, या तो एक लंग में, हमारी बॉडी के जो हमारा लंग्स हैं उन या तो एक लंग में या फिर दोनों ही लंग्स में जो है आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूजन देखने को मिलती है, विच में फिल विद फ्लूइड और पस। और ये सूजन जो है, जो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, तो वहां पर फ्लूइड या पस का बन जाना एक रीजन हो सकता है कि वो जो है आपकी लंग्स जो है या तो एक लंग या फिर दोनों ही लंग्स जो है आपके फ्लूइड से फिल हो जाए या फिर पस से फिल हो जाए, तो उस कंडीशन में एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम निमोनिया बोल देते हैं, उस कंडीशन को हम निमोनिया बोल देते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें निमोनिया होता है। और उसके सिम्टम्स हैं, आप कैसे जानोगे कि निमोनिया है, तो कफ विद फ्लैम, जो है कफ विद फ्लैम और पस, अगर जो कफ है वो जो है बलगम की तरह के साथ बनती है या फिर पस के साथ बनती है, फीवर आता है, चिल्स यानी कि बहुत ठंड लग रही होती है उसको, या फिर डिफिकल्टी ब्रीदिंग और सांस लेने में जो है डिफिकल्टी देखने को मिलती है, तो ये सारे जो है सिम्टम्स हैं कि उस बंदे को या उस जो ऑर्गेनिज्म है या हम कहेंगे कि उस इंसान को जो है काफी ज्यादा चांसेस है निमोनिया के होने के। इसके कॉज जान लेते हैं कि निमोनिया होता क्यों है। तो बैक्टीरिया का एंटर कर जाना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसके अलावा अगर वायरस एंटर कर जाता है या फिर फंगी एंटर कर जाता है, तो तीनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो है निमोनिया का कारण बन सकते हैं। अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं तो ये एक इन्फेक्शन बनाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है एयर सैक की, और दोनों ही लंग या फिर एक लंग में या फिर दोनों ही लंग्स में आपको फ्लूइड फिल हुआ दिखेगा या फिर पस बन जाती है वहां पर, तो ये आपकी निमोनिया की कंडीशन होती है, एक रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है जिसमें कफ के साथ जो है आपको वो कफ के साथ जो है आपको बलगम बनती दिखेगी, खांसी भी होगी और बलगम भी बनेगी साथ साथ, या फिर पस बनना हुआ मिलेगा, या फिर फीवर भी हो सकता है और उसके साथ साथ ठंड भी लग सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके निमोनिया के। तो जो कॉजेज है वो हमने जान लिए, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी हो सकते हैं ऑफन फॉलोइंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो ये ज्यादातर मिलकर के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। और ये नाम है आपका बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम जिसको टीबी बोल दिया जाता है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है। टिपिकली अफेक्टिंग द लंग्स बट कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। ये ज्यादातर तो आपका क्या है, लंग्स को ही अफेक्ट करता है, टिपिकली अफेक्टिंग लंग्स, बट इसके अलावा लंग्स के अलावा भी और जो आपके अदर ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ज्यादातर ये हमारे लंग को अफेक्ट करता है और लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स को भी हमारी बॉडी में अफेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स है कि परसिस्टेंट कफ बनता है, लगातार कफ बनेगा, खांसी आएगी लगातार उस इंसान को, ऑफन विद ब्लड, और हो सकता है कि कभी कभी खांसी के साथ जो है आपको ज्यादातर ब्लड देखने को मिलेगा, यानी खांसेगा ना तब तो माउथ से उसकी ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, उसको फीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे यानी कि उसको रात में पसीना बहुत ज्यादा आएगा और उसकी वजह से उसका वेट लॉस भी बहुत जल्दी होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम्स है वो आपको इजीली पता लग जाता है कि इस इंसान को टीबी है, उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, उसको जो है नाइट में बहुत स्वेटिंग होती है, लगातार उसको कफ होती है, लगातार खांसा रहता है, और उस कफ के साथ साथ जो है उसको ब्लीडिंग भी होती है, उसके साथ साथ उसको फीवर की भी शिकायत रहती है। तो ये आपकी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है एक कंडीशन है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। आप जानते हो ट्रांसमिशन ये होता कैसे, जो ट्यूबरक्लोसिस है आपने सुना भी होगा कि इसको टीबी है, तो उसको वो ट्रांसमिशन उसका किस तरह से होता है, कैसे फैलता कैसे आपका टीबी, तो स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। तो ये एयर के थ्रू ही फैलता है, जो ट्रांसमिशन होता है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का, ये आपका एयर के थ्रू होता है। जब एक इंसान कफ करता है, खांसता है या फिर स्नीज करता है, छींकता है, तो एयर के थ्रू जो इनका जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन का वो आपका एयर ही रहता है।
नेक्स्ट कंडीशन जान लेते हैं लंग्स में कैंसर। अब देखो ये कितना एक्सट्रीम है ये कंडीशन। तो लंग्स में कैंसर होने का क्या है, कैंसर क्या है? ए टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिंस इन द लंग्स ऑफन ड्यू टू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द लंग टिश्यू। जो हमारे लंग्स के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी सेल्स में अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही होती है तो उसी को हम कैंसर बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कैंसर होता ही क्या है, कैंसर इज सिंपली द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। तो ये अगर ये हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है तो ये हमारा लंग कैंसर है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें पता लगेगा कि लंग के अंदर जो है, लंग्स के अंदर आपके कैंसर है? तो परसिस्टेंट कफ, लगातार आपको खांसी आ रही होगी, चेस्ट में पेन होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को चेस्ट में या मतलब लंग्स में कैंसर है तो उनको चेस्ट में पेन आएगा, बार बार उनको पेन उठेगा, दर्द होगा, हार्सनेस जो है उनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा उनका, कफिंग अप ब्लड, उनका जो उनकी जब खांसी आएगी, इनको जब खांसी आती है तो उसके साथ साथ उनको ब्लीडिंग भी होती है खांसी के साथ, यानी माउथ से उनको ब्लीडिंग होगी। तो ये लंग कैंसर के जो है सिम्टम्स है। मेनली इसमें याद रखेगा चेस्ट पेन होना, क्योंकि देखो परसिस्टेंट कफ तो मोस्टली कंडीशन में होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, ठीक है। तो ये कंडीशन जो बहुत नॉर्मल है कि आपको कफ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे वेट लॉस जो है आपको ट्यूबरक्लोसिस के केस में और लंग कैंसर के केस में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कफ के साथ ब्लड आपको ट्यूबरक्लोसिस के केस में और लंग कैंसर के केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। आप देखो चेस्ट पेन ना ये आपको ट्यूबरक्लोसिस में नहीं देखने को मिलता, ये आपको लंग कैंसर में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप सिम्टम्स कोई भी याद रख सकते हैं, सिम्टम्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की जो भगवान ना करे आपको हो, लेकिन कोई भी अगर पेशेंट है तो उसको किस तरह की रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो है कंडीशंस बनती हैं, तो आप जान जाएंगे। रिस्क फैक्टर देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। अगर ज्यादा स्मोकिंग करता है तो आपके चांसेस हैं कि आपको ये जो है इस तरह की कंडीशन देखने को मिले पेशेंट में। अगर जो पेशेंट है वो आपका एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोक, या सेकंड हैंड स्मोक का मतलब है कि किसी ने स्मोकिंग की, उसी को जो आपने यूज किया तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। रेडन गैसेस आपको उसका भी रीजन, रेडन गैसेस जो है ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा एस्बेस्टोस जो है होते हैं, एस्बेस्टोस जो होते हैं इसकी वजह से, एंड फैमिली हिस्ट्री, जो अगर फैमिली में किसी को आपको लंग कैंसर रही है तो उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकती है कंडीशंस। So these respiratory conditions vary widely in causes। तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन जो हमने भी जानी है, 5 रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये वाइडली वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं हर जगह पर। सिम्टम्स भी इनके सबके अलग अलग होते हैं, और ट्रीटमेंट भी जो है अप्रोचेस, बट जो इनके ट्रीटमेंट है वो भी आपके जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अप्रोचेस हैं, यानी कि सबके अलग अलग इलाज होंगे, बट ऑल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट लंग्स इन्फेक्शन एंड ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ। लेकिन सभी कंडीशन जो है हमारे लंग्स की जो हेल्थ है उसको अफेक्ट डालती हैं, और जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको अफेक्ट डालती हैं। तो दीज वर ऑल द 5 conditions we have discussed in this video। आई होप कि आपको सभी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में 5 कंडीशंस पढ़ी, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। अस्थमा, उसके अलावा हमने पढ़ी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो कि हमारे लंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। और फिर हमने जाना निमोनिया, जो आप जनरली सुनते हैं निमोनिया होना, उसके रीजंस क्या है, क्या जो इसके सिम्टम्स है। इसके अलावा हमने ट्यूबरक्लोसिस को जाना और लंग कैंसर को जाना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।